बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग जी? अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है एक्चुअली कैपिटल एंड रेवेन्यू के टॉपिक पे। कैपिटल एंड रेवेन्यू के ऊपर पहले एक लेक्चर जो है वो दे चुका हुआ हूँ मैं, और उसी लेक्चर को जो है वो थोड़ा सा रिवाइज़ करने के बाद आज जो है वो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स पर बात करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि कैपिटल एंड रेवेन्यू जो आइटम्स हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन करना, उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करना इंतहाई ज़रूरी है। उसकी तीन रीज़न्स हैं। रीज़न नंबर वन है टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिज़नेस, टू कैलकुलेट द correct profit or loss of the business, to show the true financial position of the business, and the third reason is to calculate the correct liability of your business, tax liability of your business। तो हम लोग अगर इन चीज़ों को ठीक से जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए हमें कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स का डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोगों ने कल के लेक्चर में ये बात की थी बड़ी डिटेल के साथ कि जी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू जो है वो क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैपिटल नेचर की जो आइटम्स हैं उनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं वो शो किए जाते हैं उन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पे, उन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पे शो किए जाते हैं, और कैपिटल रिसीट्स जो हैं वो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे शो की जाती हैं। जबकि जो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं उनमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैं वो डेबिट किए जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं उनको एज ए इनकम शो किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अच्छा, ये आप लोगों को कल बातें बताई गई थी। फिर उसके बाद आप लोगों के साथ डिस्कस किया मैंने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो डिफरेंट टेस्ट्स हैं, जिन टेस्ट को अप्लाई करके हम लोग जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर। क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है तो जिसकी बेस के ऊपर हम लोग कह सकें कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है और कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है। इसकी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिन टेस्टों को हम लोग अप्लाई करके डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसमें टेस्ट नंबर वन था परचेज़ ऑफ एन एसेट, और इस पे बात करते हुए मैंने बताया था जब भी हम लोग फिक्स्ड एसेट परचेज़ करेंगे उस पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और जब हम लोग करंट एसेट, जिसको फ्लोटिंग एसेट भी कहते हैं, जिसको सर्कुलेटिंग एसेट भी कहते हैं, अगर उसको परचेज़ करेंगे तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट है। तो हम लोग एक्सपेंडिचर करते वक्त ये देखेंगे कि जो एक्सपेंडिचर अभी कर रहे हैं हम लोग, क्या ये किसी ऐसी चीज़ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है जिसका बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज़्यादा होगा। अगर तो एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर हम लोग किसी ऐसी चीज़ पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई ऐसा ख़र्चा कर रहे हैं जिसका बेनिफिट लेस दैन 12 मंथ्स है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट था इनिशिएशन और स्टार्ट ऑफ बिज़नेस। कुछ ऐसे ख़र्चे हैं जो बिज़नेस के स्टार्ट के ऊपर एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ बिज़नेस आप जब इनकर्ड करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग पार्टनरशिप डीड जो है वो बनवाते हैं एक वकील साहब से और उनको उनका मुआवजा देते हैं। ये जो पार्टनरशिप डीड बनवाने का मुआवजा हम देंगे ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब उसके बाद जब बिज़नेस रनिंग में आ जाएगा तो वही वकील साहब जो हैं वो आपके लिए बहुत सारी जो है वो इसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन करते होंगे, बहुत सारे आपके काम करेंगे, आपके बिहाफ पे केसेस में जो है वो कोर्ट में भी जाएंगे, आपकी इनकम टैक्स अपील्स में भी आपके लिए जो है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो काम करेंगे। बट उसको जो भी आप पेमेंट करोगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है जी।
फिर इसके बाद है जी एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस। अगर आप कोई ख़र्चा करते हो जिससे आपके बिज़नेस में एक्सटेंशन होती है, एक्सपेंशन होती है, यानी वुसअत होती है, मसलन हम एक नई बिल्डिंग ख़रीद लेते हैं बिज़नेस के लिए, तो जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर आप कोई ऐसा ख़र्चा करते हो जिससे बिज़नेस को मेंटेन रखा जा रहा है, जिससे बिज़नेस की एक्सपेंशन नहीं हो रही, यानी आम रूटीन के अखराजात ही उसमें आते हैं, मरम्मत करवाना किसी एसेट को, या आप एक मशीनरी है उसको रिपेयर करवाते हो, तो ये जो ख़र्चे हैं ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इनके करने से आपकी कोई बिज़नेस के अंदर एक्सटेंशन या एक्सपेंशन नहीं होगी। फिर उसके बाद है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिज़नेस। ये भी एक प्रिंसिपल है कि जब भी ख़र्चे को आप करें तो उस वक्त टेस्ट करें, देखें क्या इस खर्च के करने से बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी या नहीं। अगर किसी एक्सपेंडिचर के करने से बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सकती है तो इट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर अर्निंग कैपेसिटी सेम रहती है, इंक्रीज़ नहीं होती, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जांपल उसकी कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि एक मशीन है, उसको अगर हम लोग उसके अंदर एक पार्ट चेंज कर देते हैं तो उस मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डबल हो जाती है। तो दैट मीन्स कि इससे आपके बिज़नेस की सेल्स भी बढ़ेंगी, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो ख़र्चा आपने किया। और अगर आप लोग एक मशीन है उसके अंदर कोई वार्न आउट पार्ट है उसका वो चेंज कर देते हो, उसकी रिपेयरिंग कर देते हो रूटीन की, तो इससे कोई भी अर्निंग कैपेसिटी में इजाफा नहीं होने वाला, इससे अर्निंग कैपेसिटी जस्ट मेंटेन रहेगी। लिहाजा एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मैंने जो कल का लेक्चर आप लोगों को दिया था वो भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उस लेक्चर के अंदर मुकम्मल तौर पे डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा सा मसला ज़रूर आ रहा होगा उसको रीड करने में। उसकी वजह ये है कि वो थोड़ा छोटा उसमें नज़र आ रहा है जब आप लोग उसकी वीडियो देखते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग मोबाइल से देख रहे हो। अगर आप लोग उसको लैपटॉप पे या जो है वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है उस पर आप लोग देखोगे तो उसकी स्क्रीन बड़ी होगी, तो यकीनी तौर पे वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। मैंने भी ये चीज़ चेक की थी बाद में, जब मैं वीडियो अपलोड कर ली है तो दोनों जगह से चेक किया है, मोबाइल से भी चेक किया है और उस सिस्टम से भी चेक किया है, तो वो लैपटॉप पे बिल्कुल क्लियरली पढ़ा जा रहा है। तो लिहाजा आप लोग इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आज हम लोगों ने जो डिफरेंट टेस्ट्स को स्टडी करना है वो हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू रसीट्स के अंदर डिफरेंस कैसे किया जाए, कैपिटल एंड रेवेन्यू रसीट्स के अंदर डिफरेंस कैसे किया जाए। और आप लोग एक बात याद रखें, जो कैपिटल रसीट्स हैं आप लोगों की वो कहाँ शो की जाती हैं, ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो जो आप लोगों की रेवेन्यू रसीट्स हैं ना वो कहाँ शो की जाती हैं, एज ए इनकम क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप लोगों को ये रीज़न तो पता है, लेकिन आप लोगों को अब इनकी डिस्टिंक्शन कैसे करनी है, डिफ्रेंशिएशन कैसे करनी है, उसके मुख्तलिफ टेस्ट पे आज बात करते हैं। और जनाब इसके लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे 6 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिन 6 मुख्तलिफ पॉइंट्स की बेस पर हम लोग जो है वो इसकी डिस्टिंक्शन को समझेंगे, कैसे डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी है। तो पहला पॉइंट है सेल ऑफ एन एसेट, दूसरा पॉइंट है सरेंडर ऑफ ए राइट, तीसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ इनकम, चौथा पॉइंट है जजमेंट फ्रॉम रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, और पांचवा पॉइंट है अमाउंट ऑफ रिसीट, और छठा पॉइंट है मोटिव ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, अब इनकी थोड़ी सी वजाहत और साथ साथ एक एक एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रही है ना? जी ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छे तरीके से आप इसको समझ लें ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो अगर आप लोगों का कैपिटल एंड रेवेन्यू के हवाले से, तो आप मुझे यूट्यूब के अंदर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूँगा अगर कोई इसके अंदर कन्फ्यूजन हुई तो सेल ऑफ एन एसेट के अंदर सिंपल सा क्राइटेरिया है, अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट को सेल करेंगे तो उसको सेल करने पर जो वसूली होगी, जो रसीट होगी, वो क्या होगी, कैपिटल रसीट होगी। और जब हम लोग सर्कुलेटिंग या करंट एसेट को सेल आउट करेंगे, मसलन हम अपनी गुड्स को सेल करेंगे, हम अपनी इन्वेंट्री को सेल करेंगे, तो उससे जो रसीट होगी वो रेवेन्यू रसीट होगी। तो इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को जो याद रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल रसीट की अगर एग्ज़ाम्पल दूँ
A company sells its building that was being used for business purposes. The amount received will be a capital receipt. तो आपने अगर अपनी बिल्डिंग सेल आउट कर दी है जो बिज़नेस के लिए आप यूज़ किया करते थे, तो उससे जो वसूली हो रही है वो कैपिटल रसीट है। और फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं रेवेन्यू रसीट के लिए। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्टेशनरी इज़ रेवेन्यू रसीट। तो ये दोनों करंट एसेट्स की बात हो रही है, इनको सेल करने से जो रसीट होगी वो रेवेन्यू रसीट है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। पॉइंट नंबर टू है जो सरेंडर ऑफ ए राइट। तो हम लोग जानते हैं कि राइट्स आमतौर पे इंटेंजिबल एसेट्स को बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं कॉपीराइट्स, इसके अंदर आते हैं पेटेंट्स, इसके अंदर आते हैं ट्रेडमार्क। तो ये जो आप लोगों के राइट्स होते हैं, इन राइट्स के हवाले से ये पॉइंट है कि आप लोग अगर एक राइट को सरेंडर कर देते हो, सरेंडर मीन आप उसकी ओनरशिप किसी को ट्रांसफ़र कर देते हो, आप किसी और बंदे को कहते हो नाउ यू आर दी ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट, उसके अगेंस्ट आप जो अमाउंट रिसीव करोगे, चाहे वो आप इकट्ठी रिसीव करो, चाहे वो आप इंस्टॉलमेंट में रिसीव करो, ये जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो ये कैपिटल रसीट है। अब ये आप लोगों के जहन में जो बात आती है ना कि थोड़ी थोड़ी जो अमाउंट रिसीव होती है वो आमतौर पे रेवेन्यू रिसीट होती है और वो जो इकट्ठी रिसीव होती है वो कैपिटल रिसीट, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने राइट सरेंडर कर दिया है, ओनरशिप किसी को कह दिया है, तुम्हें ट्रांसफ़र कर दी और अब तुम इसके ओनर बन जाओगे, तो अब इसका मतलब है जो आप अमाउंट रिसीव करोगे, अब आप जो अमाउंट रिसीव करोगे चाहे वो किस्तों में आप लो, चाहे वो एक साथ लो, यकमुश्त लो, ये कैपिटल रसीट है। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जी कैपिटल रसीट की, कि जी दी ओनर ऑफ ए पेटेंट सेल्स इट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 लाख। It is a capital receipt for him because the right has been completely surrendered by him. हमने क्या किया, अपने पेटेंट राइट्स को सेल आउट कर दिया 5 लाख का। अब हम इसकी अमाउंट जो रिसीव करेंगे ये कैपिटल रसीट है। दूसरी तरफ हम रेवेन्यू रसीट की बात करते हैं, तो रेवेन्यू रसीट क्या है कि हम अपने पास जो भी पेटेंट्स हैं उन पेटेंट्स को किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं और हम कहते हैं हम इसके मंथली जो है वो लिया करेंगे इतने पैसे, या एनुअली इतने पैसे लिया करेंगे। तो अब जो अमाउंट आपको रिसीव हो रही है, दिस इज़ योर रेवेन्यू रसीट एक्चुअली। उसकी वजह क्या है, ये रेवेन्यू रसीट इसलिए है क्योंकि जनाब आप लोग जो हैं इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। अगर आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे होते ना तो फिर समझ लें कि जो अमाउंट रिसीव होती, चाहे वो थोड़ी थोड़ी करके होती, चाहे वो इकट्ठी होती, वो क्या होती, कैपिटल रसीट होती। तो इसके बाद है जी इसकी एग्जांपल, इफ़ द ओनर ऑफ ए पेटेंट प्रोवाइड्स इट फॉर यूज़ ऑन हायर फॉर ए पेमेंट ऑफ 50,000 पर एनम। तो पर एनम आप 50,000 ले रहे हैं लेकिन आप हायर पे दे रहे हैं, the amount received by him will be revenue receipt. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोर्स ऑफ इनकम। ठीक हो गया जी। तो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जब हम लोग डिटेल में बात करते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम जो है ये पॉइंट बड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, जब आप लोग अमाउंट रिसीव करें तो उस वक्त ये देखना पड़ेगा कि अगर तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से अमाउंट आ रही है वो सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट करता रहेगा, उसके बावजूद अमाउंट रिसीव करने के बाद भी वो सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट करता रहेगा, तो इसका मतलब है जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो रेवेन्यू रिसीट है, वो रेवेन्यू रिसीट है। और अगर वो सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो जो रसीट की है वो कैपिटल रसीट है। अब इसके बाद वो अमाउंट वहाँ से आपको नहीं मिलनी है। तो सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से ही मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। इफ़ ए पर्सन बिकम्स परमानेंटली डिसेबल इन अ रेलवे एक्सीडेंट, एक बंदा अगर रेलवे एक्सीडेंट में परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, द कंपनसेशन रिसीव्ड बाय हिम विल बी ए कैपिटल रसीट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। अब उसको जो वहाँ से अमाउंट मिली है वो उसके उस सोर्स ऑफ इनकम का टोटल सब्स्टिट्यूशन है। अब उसको एक दफ़ा अमाउंट मिल गई, वो बेचारा घर बैठ गया, अब वो उसकी जॉब ख़त्म हो गई है, लिहाजा ये जो रसीट उसको हुई है दैट इज़ कैपिटल रसीट।
उसका तो सोर्स ऑफ इनकम वो जो था वो ख़त्म हो गया और उसकी जगह पे उन्होंने उसको यकमुश्त अमाउंट पकड़ा दी है और कहा कि अब आप घर बैठ जाओ। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं रेवेन्यू रिसीट पे। If a person becomes temporarily disabled in a railway accident, the compensation received by him will be a revenue receipt because it represents substitution of income. The source of income is still present. तो यहाँ पे आपकी उस इनकम का ये सब्सिट्यूशन आपको दिया गया बिकॉज ही इज़ नाउ टेम्परेरीली डिसेबल। अभी वो वक्ती तौर पे बीमार हुआ है, आपको कुछ महीनों की अमाउंट मिली है या एक अमाउंट इकट्ठी भी बेशक मिली हो, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम बाकी है, वो दोबारा जॉब पे जाएगा, उसको उसके बाद पे मिलना शुरू हो जाएगी। तो इट मीन्स कि ये जो है सोर्स ऑफ इनकम अगर एग्जिस्ट करता रहे तो आपको जो अमाउंट रिसीव होती है वो रेवेन्यू रिसीट होती है, और अगर उस अमाउंट के किसी अमाउंट के रिसीव होने से आपका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाए तो याद रखना है कि वो जो है कैपिटल रिसीट होती है। अब हम लोग फोर्थ जो आपका टेस्ट है उस पर बात करेंगे, जजमेंट फ्रॉम रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब भी कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस स्टडी करें ना, तो इसमें देखना ये है, इसके अंदर देखना ये है स्टूडेंट्स कि जो रिसीव करने वाला है उसके लिए ये क्या इसकी नेचर बनती है। आपने ये नहीं देखना कि जो पे करने वाला है उसके लिए क्या बनता है, बिकॉज यू आर स्टडिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। लिहाजा आप लोग रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक आम आदमी हूँ और मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उस गाड़ी को सेल करने के लिए चला जाता हूँ। अब मैंने गाड़ी दे दी एक डीलर को। अब सुने आप लोग ज़रा, तो जो डीलर को मैंने गाड़ी बेची है इसके मुझे 5 लाख रुपए मिले हैं। दिस इज़ एक्चुअली कैपिटल रिसीट फॉर मी, बिकॉज वो एक ही गाड़ी थी मेरे पास, मैंने कैपिटल एसेट कह लें या आप कह लें कि वो मेरा फिक्स्ड एसेट था, मैंने उसको बेच दिया है, उसके जो पैसे मैंने रिसीव किए हैं वो कैपिटल रिसीट है। अब वो बंदा, वो जो डीलर साहब बैठे हुए हैं, वो पेमेंट तो कर रहे हैं, उनके लिए एक्सपेंडिचर है, बट दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये रिसीट जब कहलाएगी तो इसका तो ये मतलब हो जाएगा ये भी फिर कहलानी चाहिए रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन मुझे उसको नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मेरे लिए ये क्या मामला है। तो मैं एक अपना जो है फिक्स्ड एसेट बेच रहा हूँ, उसकी रिसीट जो है वो ले रहा हूँ, तो उसकी अमाउंट जो रिसीव कर रहा हूँ ये कैपिटल रिसीट होगी। तो ये मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि आप हमेशा जब भी रिसीविंग को देखें तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रेसिपिएंट के लिए ये क्या है, जो रिसीवर है उसके लिए ये क्या है। ठीक हो गया, वो क्या फिक्स्ड एसेट बेच के रिसीव कर रहा है या करंट एसेट बेच के रिसीव कर रहा है, क्या उसके लिए ये कैपिटल रिसीविंग है या रेवेन्यू रिसीविंग है। इसके अंदर इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। ए लीगल प्रैक्टिशनर रिसीव्स हिज फ़ी फॉर ड्राफ्टिंग ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब एक वकील साहब हैं, उन्होंने जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी को ड्रा करके पैसे रिसीव किए। तो अब देखें उसके लिए ये जो रसीट है ये रेवेन्यू रसीट है, लेकिन जो कंपनी इसको पे कर रही है ना उसके लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट रसीट को आप जब स्टडी करेंगे तो आपने देखना ये है कि रिसीवर के लिए ये क्या है। तो यहाँ पे बात ये असल में हो रही है। इसके बाद आपका फिफ्थ टेस्ट है अमाउंट ऑफ रसीट। अमाउंट ऑफ रसीट, तो हमेशा आपने अमाउंट ऑफ रसीट जो है उसके हवाले से जो है वो सुना होगा कि जी जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होती है वो शायद रेवेन्यू रिसीट होती है, और जो इकट्ठी रिसीव होती है वो क्या होती है, कैपिटल रिसीट होती है। ऐसा हमने सुना हुआ है, बट ये टोटली रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। असल कॉन्सेप्ट क्या है, लंप सम और इंस्टॉलमेंट रिसीट शुड नेवर बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। It will simply confuse your judgment because amount received in lump sum can be a revenue receipt and sometimes the amount received in installment can be capital receipt. So this technique should not be used. आपको देखना क्या है, आपको हमेशा ये देखना है कि whether you are actually surrendering the assets right or not. अगर आप एक चीज़ है वो दे चुके किसी को, सरेंडर कर चुके किसी को, तो अमाउंट चाहे किस्तों में मिले चाहे इकट्ठी मिले वो कैपिटल रिसीट है। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ अगर आप किसी को एसेट
के लिए राइट्स सरेंडर नहीं करते। आप किसी को वो चीज़ परमानेंटली दी नहीं है आपने, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र आप नहीं करना चाह रहे, तो अमाउंट चाहे आपको वो 10 साल के लिए इकट्ठी दे दे, फिर भी वो जो अमाउंट है वो रेवेन्यू रिसीट है, चाहे एक साथ वो दे दे, वो चाहे आपको 100 साल के लिए अमाउंट दे दे, बिकॉज यू हैवंट ट्रांसफर्ड दी ओनरशिप ऑफ दैट एसेट, देयरफॉर दिस इज़ रेवेन्यू रिसीट। अब जनाब हम लोगों ने 5वें पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया, जो है अमाउंट ऑफ रसीट वाले पॉइंट को भी। अब लास्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अक्सर बच्चों को इस पॉइंट के अंदर कन्फ्यूजन रहती है, समझ ही नहीं आती उनको, और मैंने देखा है बच्चे मास्टर्स कर जाते हैं, बीकॉम में भी टैक्स पढ़ा, मास्टर्स में भी टैक्स पढ़ा, और फिर उसके बाद जनाब टीचिंग में आ गए हैं, तब भी उनको कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं है। तो अभी वेरी सिंपल है मोटिव ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है, अच्छे से समझ लेना, याद भी रखना है इंशाल्लाह कि जी मोटिव ऑफ ट्रांजैक्शन, मोटिव मीन मकसद। जब भी कोई ट्रांजैक्शन को स्टडी करें, उसके अंदर से रसीट को जब स्टडी करने लगें कि जो रसीट हुई है ये कैपिटल रसीट है या रेवेन्यू रसीट है, तो देखें ये, हमेशा देखें ये कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुई इसका मोटिव क्या था, मकसद क्या था इसका। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शेयर्स परचेज़ किए थे कंपनी के फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए शेयर्स परचेज़ किए हुए थे, तो अभी मुझे वो सेल करने पड़ गए। एक्चुअली वो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीयत से परचेजिंग थी, बट मुझे उसको सेल करना पड़ गया किसी वजह से। तो अब जो मैं रसीट कर रहा हूँ ना, अब जो मैं रसीट कर रहा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली कैपिटल रसीट, क्योंकि मैंने उनको जब परचेज़ किया था तो मैंने फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ किया था, वो मेरा फिक्स्ड एसेट थे, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि अगर मैंने इस इंटेंशन के साथ शेयर्स परचेज़ किए थे, इस इंटेंशन के साथ कोई एसेट परचेज़ किया था, इस इंटेंशन के साथ जो है वो कोई चीज़ ख़रीदी थी कि मैंने उसको बेच देना है, तो जब मेरी इंटेंशन ही ये थी कि उसको बेच देना है, तो इसका मतलब है जो रसीट होगी वो रेवेन्यू रसीट होगी। तो मोटिव ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसको समझना ज़रूरी होगा। जब भी आप लोग अपनी रसीट के हवाले से डिसीजन करना चाहो, ये कैपिटल रसीट है या रेवेन्यू रसीट है, तो ये बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एग्जांपल जो है वो एक दफ़ा मैं आपके सामने दोबारा से जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। If a person purchases the shares of a company for investment purpose that sells after some period of time, the amount received by him is a capital receipt because the shares were purchased for investment purpose. Or on the other hand, if a person purchases the shares with the motive of reselling them on profit, the amount received on the sale of these shares will be a revenue receipt because the shares were purchased for resale purpose, not for the purpose of investment. तो बच्चों आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से मेरे ख्याल से इस लेक्चर को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैंने कोशिश की कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो बेशक लिखा नहीं है, लेकिन आपको आसान तरीन तरीके से उर्दू मीडियम के अंदर और इंग्लिश को भी थोड़ा सा मिक्स करके आसान तरीन अल्फाज के अंदर जो है वो कैपिटल एंड रेवेन्यू रसीट्स का जो है डिफरेंस का क्रिएट करने के लिए जो टेस्ट हैं उनकी वजाहत दे दूँ। तो बहरहाल जी इसको आप लोग ध्यान से जो है वो स्टडी करिएगा, और कोई कन्फ्यूजन आए तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।